वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके दी प्लेटफॉर्म बुक का जो ग्रुप डी का 2500 प्लस साइंस का वॉल्यूम 1 आया है। इसका हम साइंस का सेट 19, 20 और 21 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है ये क्या होती है। जैसे ही आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है ये क्या होने लगती है, कम होने लगती है। क्या होने लगती है, कम होने लगती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता देखा जाए तो सबसे अधिक होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का। इस तरीके से ये घटते जाता है तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो देखी जाए तो ये क्लोरीन का होता है, और ब्रोमीन जो होता है एक द्रव धातु होता है, और आयोडीन एक ठोस अधातु होता है। हाफ एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, इसका संवेग क्या हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि p बराबर होता है m इंटू वी। अब द्रव्यमान हाफ हो यानी कि हाफ m हो और v 2v हो तो क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम जानते हैं संवेग क्या होता है, वेग गुना द्रव्यमान होता है। ठीक है। और परिभाषा में देखा जाए तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डैश के परिणाम स्वरूप युग्मन का निर्माण होता है। तो किसके परिणाम स्वरूप, तो उर्वरीकरण जो होता है, उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मन का निर्माण होता है। ठीक है। और निषेचित अंडाणु को युग्मन कहा जाता है। युग्मनज जो है निषेचित अंडाणु को युग्मनज जो है कहा जाता है। चलिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो नेत्र में जो भी प्रकाश इंटर करता है उसे आँख की जो पुतली होती है ना, पुतली, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहा जाता है। चलिए, त्वरण की एसआई मात्रा क्या होता है, त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। इसका एसआई मात्रक की बात की जाए तो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिक होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है तांबे के छड़ में, ऑप्शन के हिसाब से तांबे के छड़ में सबसे अधिक होता है। और पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो सर्वाधिक की बात की जाए तो ठोस में होता है। और पदार्थ के कणों के बीच विकर्षण बल सर्वाधिक, विकर्षण, आकर्षण नहीं, विकर्षण बल सर्वाधिक गैस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनके तरंगदैर्ध्यों को व्यक्त किया जा सकता है। दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी अगर L होगा, अगर मान लीजिए दो क्रमिक शीर्ष ऐसे इस तरीके से जा रहा है, यहाँ L होगा तो उसके द्वारा तरंगदैर्ध्य व्यक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा, L द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो जो पक्षी, मतलब कौन सा जो प्राणी होता है उनका रक्त गर्म होता है, तो ये पक्षी वर्ग जो होते हैं, पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त जो होता है ये गर्म होता है। और पक्षी वर्ग का हृदय 4 वेशमी में होता है।
जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3.H2O होता है, यानी कि गुने H2O होता है। तो जंग का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन डी Fe2O3.XH2O। ठीक है, चलिए निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग जो होता है ये जामुनी कलर का होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अगला प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल जो होता है उसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल मुख्यतः सिरके में पाया जाता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसे टंगस्टन का उपयोग किया जाता है प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। टंगस्टन का गलनांक जो होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है और टंगस्टन को हम लोग W से डिनोट करते हैं। चलिए ये जो सेट देख रहे हैं ये 24/9/2018 का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि कोई एजेंट समय T में W काम करता है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? T में W काम करता है तो पावर क्या हो जाएगी? पावर होता है W वर्क बट्टा टाइम। तो वर्क बट्टा टाइम यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो देवदार पौधे जो होते हैं देवदार पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। आवरण रहित बीज का दूसरा नाम नग्न बीजी है। ठीक है, मानव पाचन तंत्र में डैश से पीत का रस का स्त्राव होता है। तो ये यकृत से किससे होता है? मानव पाचन तंत्र में यकृत से पीत रस का स्त्राव होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो v बराबर क्या होता है? u + at होता है, जो कि वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। डैश समूह के 18 तत्व होते हैं। तो उत्कृष्ट जो गैसें होती हैं ये आपका इसमें 18 तत्व होते हैं। अगर उत्कृष्ट गैस की देखा जाए तो आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन, आवर्त सारणी के ये शून्य वर्ग के तत्व होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धातुक्रम एक प्रक्रिया है। तो धातुक्रम जो है अयस्क से धातुओं को निकालने की जो है एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है धारा की दिशा पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? तो मीथेन जो होता है ये आपका एक शुद्ध पदार्थ होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन एक एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। यह कार्बनिक गैस भी होता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। मैग्नीशियम की संयोजकता अगर 12 है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम को Mg से डिनोट किया जाता है और इसका द्रव्यमान देखा जाए परमाणु द्रव्यमान तो 24.32 होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो क्या होता है द्रव्यमान जो होता है द्रव्यमान कहीं भी आपको द्रव्यमान त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। द्रव्यमान पदार्थ में हमेशा एक समान बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं। तो ये डीएनए जो होता है ये आपका आनुवंशिक गुणों के वाहक होता है और आनुवंशिक का इकाई जीन होता है। और डीएनए जो होता है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। यह हमने सेट 19 देखा है जो कि 24/9/2018 का फर्स्ट शिफ्ट है और सेट 20 देखने वाले हैं जो कि 24/9/2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट 20 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेट 20 का पहला क्वेश्चन है
कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में केवल 7 तत्व हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में केवल 7 तत्व हैं। तो समूह 1 में तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या कितनी होती है, वर्ग की संख्या कितनी होती है, आप उसका आंसर आप हमें कमेंट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है। तो अभी हमने बताया कि वंशानुक्रम की इकाई जो होती है जीन होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के पर व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक घंटी जो होता है, इलेक्ट्रिक घंटी, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है। तो नारियल की छाल का जो निर्माण होता है ये आपका एस्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये उत्तक के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एस्क्लेरेनकाइमा जो होता है उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरित तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। डैश अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। तो ये चूहा जो होता है लोग ना, चूहा अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलता है और पराश्रव तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग को कहा जाता है। और कुत्ता, चमगादड़ ये सब जो हैं पराश्रव तरंगे सुन सकते हैं। चलिए कैलिफोर्नियम किसका सदस्य होता है। तो कैलिफोर्नियम जो होता है ये आपका एक्टेनाइड श्रेणी का सदस्य होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो होता है ये आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2.8 वजन वाले लोहे के टुकड़े के आयरन में के परमाणु की संख्या क्या होती है। तो 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े की परमाणुओं की संख्या देखी जाए तो ये 3.011 इंटू 10⁻20 परमाणु होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गदरों की संख्या आप याद रखिएगा 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी में अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है। तो पानी में अम्ल या क्षार का विलयन करने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखी जाए तो देखिए अगर N2+3H2 का अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा 2NH3 प्लस ऊष्मा। ये अभिक्रिया जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। बात समझ रहे हैं, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस की मात्रा व्युत्क्रमणानुपाती होता है। तो गैस की मात्रा व्युत्क्रमणानुपाती किसका होता है, तो ये दाब के होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभी हमने बताया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो क्या निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है। तो देखिए ऊर्जा का उपयोग करके पाइरुविक का जो विघटन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलाइसिस में विघटन के फलस्वरूप पाइरुविक अम्ल के 2 अणु जो हैं बनते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम जो होता है ये बेकिंग सोडा होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डैश एक निष्क्रिय गैस है। तो क्रिप्टॉन जो होता है, क्रिप्टॉन ये आपका निष्क्रिय गैस होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो
तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र देखा जाए तो C3H8 जो होता है ये आप प्रोपेन का होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग एलपीजी गैस में किया जाता है। और एल्केन का अनुसूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ईथर का होता है CnH2nO2 और अल्कोहल का अनुसूत्र होता है CnH2n+2O। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में पहले 25 मीटर और 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करता है, तो वस्तु की औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी देखा जाए तो कुल दूरी 25 + 15 और कुल समय कितना लगा है? 4 + 2। 25 15 कितना हो जाएगा जी? 25 15 40/6। 40/6 को काटेंगे 6×36, 6×36 10 में से 6 गए 4, फिर 40 6.6, तो ये आपका आ जाएगा 6.66, ऐसे ही जाएगा तो 6.67 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हो जाएगा? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। ये तो शुरुआती है। अगर इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो ½ वेग कितना हो जाएगा? v से 2 भी कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ½ m4v²। 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 ½ mv²। यानी कि कितना में वृद्धि होगा? तो वो हो जाएगा आपका 4 गुना वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितना कितना 4 गुना वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो ऑर्थोपोडा जो होता है, ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी के देह का गुहा हिमोसील कहलाता है। एक मोबाइल को किसी बालक ने बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन 100 मीटर ऊंचाई से गिराया गया है और स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। m कितना है जी? m कितना है? 0.5। 0.5 जी आपको 10 लेना है। कितना दिया है h? तो 100 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि 500 जूल। 500 जूल यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है, तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला होगा? 50 न्यूटन का दे रहा है तो वो 50 का धकेलेगा तो वो कितना देगा? उस पर 50 ही देगा। ठीक है, क्या देगा? 50 न्यूटन का बल ही देगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? सबसे पहले त्वरण निकाल लीजिए। त्वरण निकालिएगा तो वेग में परिवर्तन की दर फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बट्टा समय कितना लग रहा है? 2। 9 में से 4 गया 5/2 हमारा यह निकल गया। एफ बराबर क्या होता है? m × a। m आपका कितना दिया है? m आपका 8 kg दिया है, तो 8 × 5/2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 5 20, यानी कितना न्यूटन का बल लगा जी? तो 20 न्यूटन का बल यहाँ लगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि गिरते हुए नारियल में होता है। तो गिरते हुए नारियल में क्या होता है? तो गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की प्रजाति को नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक ये डार्विन ने लिखी है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? मीथेन, इथेन, एथीन, इथेन, प्रोपेन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इन सभी में, एक मिनट रुकिए, देखिए क्या हो गया। ये चीज़ जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर जो होगा कौन सा इसमें यौगिक जो होगा भिन्न होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या होती है? तो समतल दर्पण जो होता है, जो हम लोग घर पे जो शीशा देखते हैं, वो क्या होता है? समतल दर्पण होता है, जिसमें आप अपना चेहरा देख के अपने बालों को संवारते हैं, वही समतल दर्पण है। उसमें समान आकार, सीधी पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी दिखता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर आप वस्तु के दर्पण के आगे रखा होता है। तो चलिए ये 20 जो है ख़त्म हो गया, जो कि 24/9/2018 का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। अब हम देखेंगे सेट नंबर 21। सेट नंबर 21 देखते हैं। सेट नंबर, देखिए गड़बड़ आ गया। सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण जो होता है वो क्या होता है? तो किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण जो होता है ये अवरक्त होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवरक्त विकिरण की खोजकर्ता हर्शेल ने किया है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? शीतल जल यानी शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है वो सोडियम धातु है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम धातु को किरासन तेल के अंदर डुबा के रखा जाता है और सोडियम जल के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस को बनाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक क्या है? तो अपचयन जो अभिकारक है कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन बी CO है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो असंतृप्त जो कार्बन होते हैं ये लाल धुएं के साथ लाल ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। सॉरी, लाल नहीं, पीला। क्या करते हैं? पीला ज्वाला। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। तो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी जो होती है इसकी वक्रता त्रिज्या के आधा होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधा होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका जो होती है वसा का पायसीकरण होता है। वसा का पायसीकरण होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, कि बंदूक से 120 ग्राम की गोली दागी जाती है। गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.06 सेकेंड लगते हैं तथा इसकी गति 600 मीटर पर सेकेंड है। तो बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या होगा? द्रव्यमान देखिए क्या है, m बराबर 120 ग्राम। इस 120 ग्राम को अगर किलो में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120/1000 किलोग्राम। इसको किलो में बदल देते हैं क्योंकि द्रव्यमान हमेशा हम केजी में ही लेते हैं। समय कितना दिया है जी? समय लग रहा है t जो है 0.0 सेकेंड और गति जो है लिख लेते हैं t बराबर 0.0 सेकेंड और v बराबर दिया है 600 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण निकाल लीजिएगा। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बट्टा। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 600/0.0
6, यानी ए बराबर भी बटा टी। अब ये कटेगा कितना बार में कटेगा, ये इसको 6 बनाने में ऊपर नीचे अगर इसको 2 जीरो ऊपर कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 से काट दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000। अब एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एम एफ बराबर क्या होता है, एम ए। एम कितना है जी, 120 बट्टा 1000 kg गुना त्वरण आपका आ गया 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 120 दाह कितना हो जाएगा, 1200 न्यूटन। 1200 न्यूटन क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। तो गर्म रक्त वाले कौन सा प्राणी जो होते हैं वो गर्म रक्त के होते हैं। तो देखिए ये पक्षी वर्ग जो होते हैं, पक्षी वर्ग के प्राणी जो होते हैं, पक्षी वर्ग के प्राणी जो होते हैं ये गर्म रक्त वाले होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है। तो संगमरमर चिप्स पर जो तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो प्रतिक्रिया होती है ये CaCO3 + 2HCl बराबर इस पर क्रिया होता है। तो CaCl2 बना के H2O + CO2 बनाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अम्ल राज बनाने में और रंग और औषधि बनाने आदि में होता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो आपका होता है CaCO3। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में क्या होता है। तो संवेग में क्या होता है जी, संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। P बराबर क्या होता है, mv होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होता है। तो संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। क्या होता है, वायु दाब उच्च होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। तो देखिए 58 से 71 वाले तत्व को लेंथेनाइड कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वही 89 से लेके 103 वाले तत्व को एक्टिनाइड श्रेणी में रखा जाता है और उन्हें एक्टिनाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, यानी कि द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जाता है। तो एम सेल में कितने होते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है। जैसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पट्टी पर रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ऊर्जा की वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिन्हें ख़त्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है। जल्दी से बदला नहीं जा सकता है वो क्या होगा। तो ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत जो होते हैं, ऊर्जा के गैर नवीकरण जो स्रोत होते हैं जो प्राकृतिक में बहुत लंबे समय तक जाम हुए हैं, जिसके ख़त्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से नहीं बदला जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत को गैर नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। कोयला पेट्रोलियम जो है ये गैर नवीकरणीय स्रोत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करता है और अगले चरण में 2 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करता है, तो वस्तु की औसत गति क्या हो जाएगी। औसत गति जो होता है ये होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा, 15 + 15, कुल समय हो जाएगा 2 + 4 6, यानी 30/6, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डैश से संबंधित होता है। अगर 12 प्रोटॉन है, अगर 12 प्रोटॉन है तो वो किससे संबंधित रखता है? अगर 12 प्रोटॉन है इसका मतलब है कि वो तत्व जो है आपका दूसरा जो है दूसरे समूह से क्या नाम है संबंधित रखता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है तो गतिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा को हाफ mv² कहा जाता है। तो इसे हाफ mv² द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। देखिए अगर हम संवेग के रूप में देखें तो काइनेटिक एनर्जी को p²/2m, अगर संवेग आपको दिया रहेगा तो p²/2m में निकालते हैं और संवेग बराबर क्या होता है? p बराबर mv होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो प्रजातियों में परिवर्तन जो है ये देखा जाए तो परिवर्तन जो है जीवित रहने का लाभ प्रदान करता है, जो भी परिवर्तन आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण जो है एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से जो पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है। चाहे गांव देहात में नार कहा जाता है। जैसे गांव देहात में अरे ज़्यादा कूदत अरे तो नर कटाई अभी ना दी, तो इस तरीके से उसे नाल कहा जाता है, जिसके द्वारा आपको माँ के रक्त से पोषण प्राप्त जो बच्चा को होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और डैश 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। तो जो भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी 4 कोष्ठकीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला सेशन लेके आएंगे तो 25/9/2018 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।